हेलो डियर स्टूडेंट्स, तो कैसे हो आप लोग। आई एम नरेंद्र शर्मा, फैकल्टी ऑफ प्रोडक्शन इंजीनियरिंग। टुडे आई विल टीच यू मशीनिंग प्रोसेस एंड इट्स क्लासिफिकेशन। तो इस टॉपिक में हम लोग बेसिकली मशीनिंग प्रोसेस के जो क्लासिफिकेशंस हैं उनके बारे में यहाँ पे आज बात करेंगे। जैसा कि आप लोग देख रहे हो, मशीनिंग प्रोसेस जो है ये हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि एग्जाम्स में काफ़ी मार्क्स आता है। चाहे गेट ले लो, ईएससी ले लो, सीएससी ले लो, या आप कोई भी सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट एई जेई का एग्जाम ले लो, या फिर आप मान के चलिए एसएससी जेई का प्री या मेंस भी ले लो, वहां पे भी इसमें से कुछ ना क्वेश्चंस आपके जरूर आते हैं। तो इसी सीरीज को हम आगे बढ़ाते हैं और यहाँ पे आप लोग स्लाइड में देख ही रहे हो, ये चीज आप लोग पढ़ लीजिएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ मशीनिंग प्रोसेस। मशीनिंग प्रोसेस बेसिकली दो पार्ट में यहाँ पे क्लासिफाई किया गया है। फर्स्ट वन इज द ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मशीनिंग, सेकंड वन इज द नॉन ट्रेडिशनल और नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग। तो यहाँ पे हम लोग अगर इस टॉपिक की बात करें तो जो आप लोगों का यहाँ पे मशीनिंग प्रोसेस में ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस का पार्ट है, इसमें बेसिकली हम लोग वो बात करते हैं यहाँ पे, जैसे कि आप लोग देखते हो यहाँ टूल और वर्कपीस आपका डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है ट्रेडिशनल में, समझ रहे हो ना। जैसे कि आप लोगों ने देखा अरेंज मैरिज जो होता है तो उसमें लड़का वाले और लड़की वाले दोनों डायरेक्ट कांटेक्ट में होते हैं, और नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो लव मैरिज करते हैं उसमें फैमिली डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं होती, इनडायरेक्टली सपोर्ट कर रही होती है अगर करती भी है तो, अदरवाइज करती भी नहीं है कभी कभी। तो वैसे ही यहाँ पे इनको सीखना है, तो ध्यान रखिएगा लव मैरिज और अरेंज मैरिज की तरह इनको। ट्रेडिशनल और कन्वेंशनल मशीनिंग जो है इसमें हम लोग देखते हैं ट्रेडिशनल में क्या होता है आपका, ये आप लोग बहुत अच्छे से जानते ही हो। ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस इज ऑल्सो कॉल्ड कन्वेंशनल मशीनिंग। टूल एंड वर्कपीस इज टूल एंड वर्कपीस इज या फिर टूल एंड वर्कपीस आर इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। यहाँ पे टूल और वर्कपीस आपके डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में रहते हैं। नॉन ट्रेडिशनल में कॉन्टैक्ट में तो रहते हैं लेकिन डायरेक्टली नहीं रहते। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की बात करें तो यहाँ क्या होता है, टूल एंड वर्कपीस आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, आर नॉट इन डायरेक्ट कॉन्टैक्ट। ठीक है, यहाँ पे टूल और वर्कपीस आप लोगों के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में नहीं होते, ये बात आप लोग जान लीजिए। अब देखिए ट्रेडिशनल मशीनिंग को यहाँ पे दो पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज द बाय द कटिंग एक्शन, सेकंड वन इज द बाय द एब्रेजन एक्शन। ठीक है, कटिंग एक्शन के थ्रू यहाँ पे हम जो लोग बात करते हैं, यहाँ पे जो आपका मटेरियल रिमूव होता है बाय द एप्लीकेशन ऑफ कटिंग एक्शन। एब्रेजन एक्शन का मतलब हिंदी में जैसे देखा जाए अपघर्षण बोलते हैं। अपघर्षण का मतलब होता है जनरल, अगर देसी भाषा में बात की जाए तो घिसाई। तो यहाँ पे आप लोगों का जो मटेरियल है अगर घिस घिस के रिमूव आउट हो रहा है तो वो एब्रेजन बोला जाएगा। ठीक है, और जहां पे चिप्स की फॉर्म में निकल के जा रहा है मटेरियल आप लोगों का, यहाँ पे एब्रेजन में बहुत स्मॉल साइज चिप्स होती है, बहुत स्मॉल। यहाँ पे जो कटिंग एक्शन में चिप का साइज होता है वो थोड़ा सा बड़ा होता है। ठीक है, जो कि आप लोगों को देखने में एक पीस की फॉर्म में आप लोगों को नजर आता है। तो कटिंग एक्शन में आप लोगों को मैं बता देता हूँ, टर्निंग, फेसिंग, ड्रिलिंग, सोइंग, रीमिंग, मिलिंग, ब्रोचिंग, होबिंग एटसेट्रा, ये सब कटिंग एक्शन के थ्रू आती हैं। ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग, सुपर फिनिशिंग ऑपरेशंस, यूएसएम एटसेट्रा, ये आप लोगों के कैसे होते हैं जहां पे कि हम लोग अब्रेजन एक्शन के थ्रू मटेरियल को रिमूव आउट करते हैं। नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग की बात करें यहाँ पे, यहाँ आप लोगों का मैंने पहले ही बताया है कि टूल और वर्कपीस डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते। जैसे कि यहाँ देखिए टूल आपका यहाँ पे लगा हुआ है ऊपर और वर्कपीस यहाँ है, तो यहाँ से आपका बीम आया और बीम के थ्रू यहाँ पे आप लोगों का क्या हुआ, इसमें मटेरियल आप लोगों का बीम के थ्रू यहाँ पे फ्यूजन के थ्रू आप लोगों का मटेरियल यहाँ से रिमूव हुआ।
या मान के चलिए जैसे एजेएम की बात करें तो टूल यहाँ पे है, वहां से एब्रेसिव पार्टिकल आ रहे हैं, यहाँ स्ट्राइक किया और ब्रिटल फ्रैक्चर से आपके मटेरियल को रिमूव कर ले गया। तो ये जितने भी आप लोगों के यहाँ पे ईडीएम, ईसीएम, ईबीएम, एलबीएम, डब्ल्यूजेएम, ये सभी नॉन ट्रेडिशनल प्रोसेसेस हैं जिनमें कि टूल और वर्कपीस आप लोगों के डायरेक्टली कॉन्टेक्ट में नहीं होते। ठीक है, जैसे कि आप लोगों ने यहाँ पे देखा ग्राइंडिंग, लैपिंग, होनिंग, सुपर फिनिशिंग और यूएसएम। यूएसएम का मैं आप लोगों को बता देता हूं, कुछ बुक्स में नॉन ट्रेडिशनल कहा गया है इसे, और कुछ जगह मैंने ट्रेडिशनल इसीलिए लिया है क्योंकि यूएसएम में अल्ट्रासोनिक मशीनिंग की बात करें तो टूल और वर्कपीस का डायरेक्ट कांटेक्ट होता है, लेकिन कुछ ऑथर्स ने इसको कैसे ले दिया है मैं आप लोगों को बता देता हूं, नॉन ट्रेडिशनल, क्योंकि थोड़ा सा न्यू और एडवांस प्रोसेस होने की वजह से इसको ले लिया है। ठीक है, और भी इसके कॉज हैं, जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तब मैं आप लोगों को बता दूंगा। अब हम यहाँ से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जो है वो पढ़ना स्टार्ट करते हैं, टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे हम लोग प्यारे बच्चों पढ़ते हैं टर्मिनोलॉजी ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। यहाँ पे आप लोगों का सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की जो टर्मिनोलॉजी है, इसमें कुछ वर्ड्स आप लोगों को यहाँ डायग्राम में लिखे हुए दिख रहे होंगे। जैसे कि पहला वर्ड आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, टैंक। ठीक है, सेकंड वर्ड आप लोगों को यहाँ पे क्या दिख रहा है, फेस, और इसको टूल फेस भी बोलते हैं और रेक सरफेस भी बोलते हैं। ठीक है, रेक सरफेस भी इसको बोलते हैं। फ्लैंक, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का हील, नोज, बॉटम पार्ट जो होता है टूल का, नीचे बॉटम पार्ट, जैसे टूल है ये आपका, इसका नीचे का जो बॉटम पार्ट जो होता है ये आप लोगों का बोला जाता है बेस। इधर लिख देते हैं, ये बोला जाता है आप लोगों का बेस। ठीक है, इसके बाद आप लोगों की क्या है यहाँ पे, कटिंग एजेज। कटिंग एजेज में भी दो टाइप की कटिंग एज है, एक एंड कटिंग एज, एक साइड कटिंग एज। ये टूल का एंड पार्ट बोला जाता है, और सैंक का जो लास्ट में जो पार्ट होता है, जैसे कि ये टूल है आपका, इधर आप लोगों का ये जो पार्ट है ये एंड पार्ट बोला जाता है, ये स्टार्टिंग पार्ट बोला जाता है। यानी कि सैंक वाला जो पार्ट है आप लोगों का, ये टूल का स्टार्टिंग पार्ट बोला जाता है। ये चीज कई बार पूछी भी जाती है कि टूल का स्टार्टिंग पार्ट कौन सा होता है, तो सैंक इज द starting part of the tool and nose is the end most part of the tool। तो यहाँ पे आप लोगों का जो नोज होता है वो एंड मोस्ट पार्ट होता है टूल का। ठीक है, नोज आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, ये चीज आप लोग जान लीजिएगा, आगे इसको लिख भी लेंगे। अब देखिए यहाँ पे सैंक क्या होता है ये आप लोगों को पहले यहीं पे बताते हैं। ये जो पार्ट होता है आप लोगों का टूल का, ये सैंक बोला जाता है, ये जो पार्ट आप लोगों को दिख रहा है। ठीक है, ये भी पार्ट सैंक की है। ठीक है, तो ये वो पार्ट होता है टूल का जो कि आप लोगों का टूल पोस्ट में होल्ड किया जाता है। ठीक है, टूल का वो पार्ट जो टूल पोस्ट में होल्ड किया जाए वो क्या बोला जाएगा, सैंक। टूल का वो पार्ट जो कि टूल पोस्ट में होल्ड किया जाए क्या बोला जाएगा, सैंक। ठीक है, ध्यान रखिएगा। फेस टूल का कौन सा पार्ट है, यहाँ पे ये आप लोगों को कटिंग एज दिख रही है, यहाँ पे ये कटिंग एज आपकी चिप को कट करेगी, यहाँ पे कट होने के बाद में चिप आप लोगों की यहाँ पे फ्लो करेगी। ठीक है, इस जगह पे चिप का फ्लो होगा, और ये जो डायरेक्शन ऑफ चिप का फ्लो है, ये डायरेक्शन अगर ये इस तरीके से यहाँ पे टेपर्ड है आपको दिख रहा है तो इस पे फ्लो करेगा। अगर ये यहाँ पे डिप्रेस्ड ना होके, जैसे कि कटिंग एज से नीचे की साइड में और ऊपर की साइड में अगर होता है ये फेस का सरफेस, तो अब फ्रॉम द फेस जाती चिप आप लोगों की, समझ गए हो ना। तो ये टूल फेस या रैक सरफेस वो पार्ट है टूल का जो कि चिप को गाइड करने का काम करता है, या ये भी कह सकते हो कि चिप को डायरेक्शन प्रोवाइड कराने का काम करता है। यानी कि फेस और रैक सरफेस, यानी कि टूल फेस और रैक सरफेस टूल का वो पार्ट है जो कि आप लोगों के चिप को एक डायरेक्शन प्रोवाइड कराता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे आप लोगों का ये जो पार्ट है ये है फ्लैंक। ठीक है, ये जो पार्ट है टूल का, ये जितना भी मैं यहाँ पे बना रहा हूं, ये जो पार्ट है पूरा, ये फ्लैंक का पार्ट बोला जाता है, समझ रहे हो, ये फ्लैंक का पार्ट है यहाँ पे। ठीक है, ये जो फ्लैंक का पार्ट है प्यारे बच्चों, ये दो टाइप में बटा है। टूल का इधर वाला जो पार्ट है ये साइड है और ये एंड है, मैंने बताया था।
टूल का स्टार्टिंग पार्ट शैंक के उधर वाला पार्ट है और ये टूल का एंड पार्ट है, ठीक है। अब यहाँ पे ये वाला जो फ्लैंक है ये बोला जाता है एंड फ्लैंक और ये बोला जाता है साइड फ्लैंक। और ये देख रहे हो, आप लोग देख रहे हो कटिंग एज के बाद में ये थोड़ा सा टेपर्ड है नीचे की साइड, ये भी आप देख रहे हो, ये भी अंदर की साइड में कुछ टेपर्ड है। ये दोनों पार्ट आपके अंदर की साइड में कुछ कुछ टेपर लिए हुए हैं। ये टेपर इसीलिए प्रोवाइड कराया है, जब हम कटिंग ऑपरेशन को परफॉर्म करते हैं तो जब कटिंग आप लोगों का हो जाए तो जो मशीनिंग सरफेस जनरेट होता है तो पता चला कि ये अगर टेपर ना हो तो वहां पे आपका सरफेस फिनिश जो है वो पुअर होने लग जाए। तो आप लोगों की जो सरफेस है मटेरियल की, उसको ये क्या करने का काम करता है, उस सरफेस को ये आप लोगों की को वहां पे एक ये मान के चलिए गैप प्रोवाइड कराने का काम करता है। और वो गैप आप लोगों का क्या करता है, फ्रिक्शन और रबिंग से आपके फ्लैंक सरफेस को प्रिवेंट करता है कि आप लोगों का टूल जो है उसमें किसी भी प्रकार का फ्रिक्शन और रबिंग एक्शन ना हो, ठीक है। ये बात आप लोगों को यहां पता चली। फ्लैंक के बाद में हील, हील टूल का वो पार्ट है जिसमें कि आप लोग क्या देखते हो, यहां पे आप लोग देख रहे हो ये फ्लैंक है और इसके नीचे जो पार्ट है टूल का वो बेस का पार्ट है। जैसे कि ये टूल है आपका, ऊपर वाला जो पार्ट है यहाँ पे ये फेस है और जो साइड वाला पार्ट है ये फ्लैंक है, तो नीचे वाला बेस है। तो ये फ्लैंक और जो आपका बेस है इन दोनों का जो इंटरमिटेंट जो पार्ट है वो आप लोगों का बोला जाता है हील। तो हील यहाँ पे टूल का कौन सा पार्ट है जो कि आप लोगों के फ्लैंक और बेस को इंटरसेक्ट करने का काम करता है। नोज जो है वो कौन सा पार्ट है, ये आप लोगों का वो पार्ट है टूल का जो कि एक तरीके से कह सकते हो साइड कटिंग एज और एंड कटिंग एज का मीटिंग पॉइंट है, जहां पे आके वो मीट करते हैं, वो बोला जाता है नोज। तो ये चीजें आप लोगों ने यहाँ पे देखी टर्मिनोलॉजी में, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल में क्या क्या चीजें आपकी यूज होती हैं। अब देखिए यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं सैंक की। सैंक में आप लोगों का क्या होता है, दिस इज द मेन बॉडी ऑफ द टूल, द सैंक इज दैट पार्ट ऑफ टूल विच इज यूज टू होल्ड टूल इन द टूल पोस्ट और टूल होल्डर। यानी कि सैंक टूल का वो पार्ट है जो कि टूल को टूल पोस्ट और टूल होल्डर में होल्ड कराने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे हम अगर बात करें किसकी, फ्लैंक की। फ्लैंक टूल का वो पार्ट है जो कि आप लोगों के टूल को फ्रिक्शन और रबिंग से प्रिवेंट करता है। और एक चीज आप लोगों ने देखी थी कि ये कटिंग एज के जस्ट एंड कटिंग एज के और साइड कटिंग एज के जस्ट नीचे वाला जो पार्ट होता है वो फ्लैंक बोला जाता है। तो वही चीज यहाँ पे कहा है ये, द सरफेस और सरफेस बिलो एंड एडजेसेंट टू द कटिंग एज इज कॉल्ड फ्लैंक ऑफ द टूल, ठीक है। जो कटिंग एज के जस्ट एज जो कटिंग एज के जस्ट एडजेसेंट जो सरफेस है वो आप लोगों की क्या बोली जाती है, फ्लैंक सरफेस बोली जाती है, ठीक है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं किसकी, फेस की। फेस यहाँ पे आप लोगों का क्या कहता है, द सरफेस ऑन विच द चिप्स साइड स्लाइड इज कॉल्ड द फेस ऑफ द टूल। जहां पे आपकी चिप स्लाइड करती है, यही मैं बताया था, चिप जिस सरफेस पे फ्लो करती है या चिप को जो सरफेस आपकी गाइड करती है या डायरेक्शन प्रोवाइड कराती है वो सरफेस आपकी बोली जाती है फेस, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू प्रोवाइड द पाथ टू द चिप फ्लो, और ये चिप के फ्लो को एक पाथ प्रोवाइड भी कराती है। हील, इट इज द इंटरसेक्शन ऑफ द फ्लैंक एंड द बेस ऑफ द टूल, ठीक है। इंटरसेक्शन पार्ट किस किस का, फ्लैंक और बेस का जो होता है वो हील बोला जाता है। इट इज द कर्व्ड पोर्शन एट द बॉटम ऑफ द टूल, ये टूल के बॉटम पे एक कर्व्ड पोर्शन टाइप का आप लोगों का होता है। ये बात आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ रही होगी बहुत अच्छे से। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आप लोगों का एक पार्ट यहाँ पे क्या कर रहा है, ये नोज, ठीक है। किसकी बात कर रहा है, ये नोज की। नोज क्या होता है, इट इज द पॉइंट वेयर द साइड कटिंग एज एंड द एंड कटिंग एज इंटरसेक्ट्स, ठीक है। वही बात है, जहां पे आके ये इंटरसेक्ट करती हैं या मीट करती हैं वो पार्ट आप लोगों का क्या बोला जाता है, नोज बोला जाता है। अब इसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं नोज रेडियस की। नोज रेडियस आप लोगों का यहाँ पे क्या होता है, इट इज द रेडियस ऑफ द टूल नोज और टूल टिप कर्वेचर। यानी कि नोज रेडियस आप लोगों का क्या होता है, ये आप लोगों का क्या होता है, रेडियस ऑफ टूल या फिर ये आपका टूल टिप जो होती है, ठीक है। टूल टिप जो होती है
उसके बीच का ये कर्वेचर होता है जो कि नोज रेडियस बोला जाता है। कटिंग एज, कटिंग एज आप लोगों का क्या होता है ये आप लोग जानते ही हो। कटिंग एज टूल का वो पार्ट है जो कि वर्क पीस के मटेरियल को रिमूव करने के लिए यूज होता है। तो इट इज द एज ऑफ द फेस ऑफ द टूल विच रिमूव्स द मटेरियल फ्रॉम द वर्क पीस। ठीक है, जो आपके वर्क पीस के मटेरियल को रिमूव करता है वो आप लोगों का कटिंग एज बोला जाता है। द टूल कटिंग एज कंसिस्ट ऑफ साइड कटिंग एज एंड एंड कटिंग एज। ठीक है, यहाँ पे जो टूल है आप लोगों का वो आप लोगों का जो एक साइड वाला है वो मेजर कटिंग एज बोला जाता है और जो एंड वाला है वो माइनर कटिंग एज बोला जाता है। तो यहाँ पे हम लोग अब ये बात जो हुई यहाँ पे ये आप लोगों ने समझी। अब हम लोग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की बात करते हैं यहाँ पे। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स में हम लोग यहाँ पे एंगल्स की बात करेंगे और भी कई चीज़ों की बात करेंगे जिसमें कि आप लोगों को काफ़ी कुछ चीज़ें यहाँ पे सीखने को मिलेंगी। ठीक है, ये खाली स्लाइड मैंने यहाँ पे इसीलिए ली है कि कुछ चीज़ें आप लोगों को मैं यहाँ समझाना चाहता हूँ। ठीक है, देखिए ये मैं आप लोगों को डायग्राम भी रखा हुआ हूँ लेकिन बना के दिखाने पे एक फील आएगा आप लोगों को जिससे कि चीज़ें क्लियर होंगी और आप भी बना सको और चीज़ों को समझ सको। ये आप लोगों का यहाँ पे टूल है और ये आप लोगों का यहाँ पे है प्यारे बच्चों चिप। अब देखिए यहाँ पे आप लोग देख रहे हो ये आप लोगों का टूल अगर इधर मूव कर रहा है तो ये आप लोगों का क्या बोला जाएगा, ये आप लोगों का अगर टूल इधर मूव कर रहा है तो ये आप लोगों का बोला जाएगा यहाँ पे क्या, जब टूल आप लोगों का इधर मूव करेगा तो ये कटिंग वेलोसिटी आप लोगों की बोली जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब थोड़ी सी चीज़ें ज़्यादा ठीक होंगी आपकी। ये आप लोगों की क्या है मशीनिंग सरफेस है, यानी कि ये यहाँ से ये मटेरियल ये अभी आपका बिना कटा हुआ अनकट मटेरियल है और ये मटेरियल यहाँ से रिमूव हो गया है तो यहाँ पे आप लोगों को क्या मिल गया, इस जगह पे आप लोगों को मिल गया यहाँ पे देखो अगर एक इस तरीके से उल्टा ट्राइंगल बन रहा है, दो बन रहे हैं, ये ट्राइंगल जो होते हैं ना इन्वर्टेड ट्राइंगल उल्टे ट्राइंगल जो होते हैं ये आप लोगों के रिप्रेजेंट करते हैं किसको, मशीनिंग सरफेस को। अगर लिखा भी ना जाए ना कहीं मशीनिंग सरफेस, अगर ये सिंबल किसी सरफेस पे बना हुआ है तो आप पहचान लीजिएगा कि ये मशीनिंग सरफेस की बात कर रहा है। एक ट्राइंगल अगर है तो थोड़ी सी रफ सरफेस है, दो हैं तो स्मूथ है, ठीक है, तीन हैं तो और ज्यादा स्मूथ है, ठीक है, तीन हैं तो मतलब और स्मूथ है यानी कि फाइन सरफेस है, ठीक है, और चार अगर बने हुए हैं तो आप लोगों की सुपर फाइन सरफेस है, सुपर फाइन या सुपर फिनिश्ड सरफेस है। तो यहाँ पे ये जो आप लोगों के ट्राइंगल हैं ये यही चीज यहाँ पे आप लोगों के रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि ये यहाँ पे आप लोगों का सरफेस जो हैं उनके बारे में ये आप लोगों को यहाँ पे बता रहे हैं कि ये कौन सी सरफेस है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आप लोगों का ये लिख देता हूँ जिससे कि आप लोगों का यहाँ पे क्लियर हो जाएगा थोड़ा सा। ये आप लोगों की है यहाँ पे मशीनिंग सरफेस। ठीक है, ये है आप लोगों की मशीनिंग सरफेस यहाँ पे। आप लोगों को एक बात ये पता है ये वर्कपीस है आपका और ये चिप है, ये टूल है। चिप जिस सरफेस पे फ्लो करती है उस सरफेस को हम लोग क्या बोलते हैं ये बात आप लोगों को पता ही है। वो सरफेस बोली जाती है आप लोगों की क्या, रेक सरफेस। चीजों को समझना है चाहे थोड़ा टाइम लग जाए लेकिन मजबूत करके चलना है आगे के लिए।
ये है आप लोगों का यहाँ पे फ्लैंक सरफेस, ठीक है। ये रैक सरफेस है, ये फ्लैंक सरफेस है, ये वर्कपीस है, ये चिप है, ठीक है। और ये आप लोगों का मशीनिंग सरफेस है यहाँ पे। ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा, ठीक है। इस मशीनिंग सरफेस से यहाँ पे आप लोगों ने एक परपेंडिकुलर प्लेन डाल दिया, ठीक है। ये एक आप लोगों का परपेंडिकुलर प्लेन है, कहाँ से डला हुआ है, जो कि मशीनिंग सरफेस के पास से। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मशीनिंग सरफेस। अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मशीनिंग सरफेस। मशीनिंग सरफेस का ये परपेंडिकुलर प्लेन है, ये जो आप लोगों को बात दिख रही है यहाँ पे। अब इस परपेंडिकुलर प्लेन पे आप लोगों को यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, ये देखिए। यहाँ पे ये जो आप लोगों का टूल लगा हुआ है, ये मैंने यहाँ पे थोड़ा सा पार्ट लिया है टूल का। एक्चुअलिटी ये है कि ये टूल का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है, ठीक है। ये टूल का बहुत ज़्यादा बड़ा पार्ट है, जिस पे कि आप लोगों को कई चीज़ों को देखने को यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। अभी मैं आप लोगों को चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे। ये आप लोग पहले देखने की कोशिश करें, एक बार चेक कर लेते हैं। चलिए, सब कुछ ठीक है, इधर तो सब कुछ चल ही रहा है। थोड़ा देखना इसलिए पड़ जाता है कहीं कोई गड़बड़ ना हो गई हो, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आप लोग ये देख रहे थे। ये आप लोगों ने यहाँ पे देखा, एक मैं यहाँ पे बना लेता हूँ इसी की सरफेस को। एक एक पॉइंट क्लियर किया जाएगा, इसके लिए आप लोग निश्चिंत रहिएगा। ये टूल कुछ इस तरीके का है आप लोगों का। इस टूल का आप अगर यहाँ पे देखिए, केबल साइड व्यू अगर देखो, यहाँ पे मैं आप लोगों को एक बार दिखा देता हूँ। ये जो पार्ट है, अगर इसके इतने पार्ट की आप बात करो साइड व्यू की, तो यहाँ पे कुछ ये इस तरीके का नहीं दिखेगा आपको ओनली। कुछ इस तरीके का नहीं दिख रहा है, तो उसमें हमने जो लिया है इस पार्ट को, ये टूल है आप लोगों का। इस पार्ट को आप लोग ऐसे करके 90 डिग्री पे रोटेट कर दो, तो भैया शेपर ऑपरेशन में ये इसी तरीके से नहीं लगेगा क्या? ये शेपर में ऐसे ही तो लगता है, टूल यहाँ पे होल्ड कर लिया जाता है आपका वर्क पीस में, और यहाँ से आप लोगों का चिप इस तरीके से जाता है ये निकल के, ठीक है। ये चिप यहाँ पे ऐसे करके निकल रहा होता है आपका, इधर की साइड में ये मूव कर रहा होता है वेलोसिटी से, यही होता है ना। तो ये बस इतने ही पार्ट तो लिया है, अगर इसके इतने पार्ट को मैं लूँ, बाकी के को क्लीन कर दूँ यहाँ पे, तो आप लोग ये बात अच्छे तरीके से जानते हो कि ये वाला डायग्राम भी ऐसा ही बन गया कि नहीं बन गया। तो ये वाला जो डायग्राम लिया है, यही वाला लिया है, यहाँ पे देखो। अब इस डायग्राम में और इसमें कोई ख़ास अंतर नहीं है, ठीक है? बस थोड़ा-सा क्या है कि मैंने ऐसे करके ले लिया है इसको, चिप को, वो वाली एक बात अलग है, वो तो बनाने-बनाने का तरीका है, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा कि टूल को इसी तरीके का हमने लिया है यहाँ पे। तो अब देखो, आप लोगों ने जो चीज़ देखी थी यहाँ पे, इसको आप लोग इलैबोरेट कर रहे थे, और यहाँ पे ये जो आपका टूल है, इसको आप इस तरीके से जब यहाँ पे लोगे, तो मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ, ये आप लोगों का एक मशीनिंग सरफेस है। क्या है ये? ये है आप लोगों का एक मशीनिंग सरफेस, ठीक है? और ये मशीनिंग सरफेस का परपेंडिकुलर है, और ये आप लोगों का मैंने क्या बताया था, बेस है, बॉटम पार्ट ऑफ द टूल। बेस के ये लाइन पैरेलल भी तो है, ये प्लेन ये भी तो बोला जाएगा, अ प्लेन पैरेलल टू द बेस प्लेन।
बेस प्लेन के पैरेलल भी तो बोला जाएगा यही प्लेन। बताओ आप लोग, ये बात अगर मैं गलत कह रहा हूं तो आप लोग बताइए मुझे। बेस प्लेन के पैरेलल भी तो बोला जाएगा। यही वाला जो टूल है आप लोगों का यहाँ पे, अभी देखो, ये वाला जो टूल यहाँ पे है, इसका ये साइड व्यू आप लोगों ने देख ही लिया। अब इसके बाद आगे की चीजें देखते हैं। ये यहाँ पे बताइए, यहाँ तक तो आप लोगों का क्लियर है ये? बिल्कुल। ठीक है, यहाँ तक ये वाला डायग्राम आप लोगों का क्लियर है। तो यही प्लेन आप लोगों का और क्या बोला जाएगा? अ प्लेन पैरेलल टू द बेस प्लेन, या फिर आप इसको क्या कह लो, अ प्लेन परपेंडिकुलर टू द मशीनिंग सरफेस। ये प्लेन आपका मशीनिंग सरफेस के भी क्या है? परपेंडिकुलर है, और बेस प्लेन के ये पैरेलल है। सिंपल सी बात, यहां तक कोई दिक्कत आई नहीं होगी आप लोगों को, आई थिंक अब तक। ठीक है, अब ये तो आपका इस तरीके का डायग्राम में हो गया। अगर सपोज दैट मान के चलो आप लोग टर्निंग कर रहे हो, ठीक है, टर्निंग वाला एक डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पे ये आपका टूल है, यहाँ पे आप लोग टर्निंग कर रहे हो, ये आपका टूल हो गया। अब इस टूल में आप लोग इधर मूव करके जा रहे हो। जब आप इस टूल में इधर मूव करके जाते हो तो आप लोगों को यहाँ पे चिप इस तरीके से आती हुई दिखाई देती है। लेकिन इसी डायग्राम का अगर मैं, ये तो टॉप व्यू है इस डायग्राम का, जैसे कि टूल ऐसे एंगेज होके आपको दिख रहा है ऊपर से। अगर आप देख रहे हो लेथ मशीन पे काम हो रहा है, टर्निंग ऑपरेशन। और जब इसको अगर साइड से, इधर की साइड से अगर आप देखोगे तो आपको वर्क पीस ऐसे करके राउंड शेप का दिखेगा। साथ में यहाँ पे इस तरीके से आप लोगों को टूल लगा हुआ दिखेगा यहाँ पे। ठीक है, ये आप लोगों को टूल लगा हुआ दिखेगा यहाँ पे। ये आप लोगों का यहाँ पे इसके नीचे अगर मान के चलिए यहाँ से आप लोगों का चिप ये ऐसे करके निकल के जा रहा है, तो ये मशीनिंग सरफेस का यहाँ पे एरिया आपको दिखेगा, और ये मशीनिंग का परपेंडिकुलर प्लेन यहाँ पे आप लोगों को दिख गया। ठीक है, अब ये बताइए, ये जो लाइन है यहाँ पे, ये इस मशीनिंग सरफेस के तो परपेंडिकुलर है, लेकिन इस बेस प्लेन के ये पैरेलल है कि नहीं है? और ये डायग्राम सेम है, बस वेलोसिटी का अंतर है। इस डायग्राम को, इतने को अगर आप इतना अगर कंसीडर करके देखोगे, ठीक है, अपनी आंखों को थोड़ा खोल के और ढंग से अगर यहाँ पे देखोगे तो ये चीज आपको दिखाई देगी। और इसको 90 डिग्री पे आप लोग रोटेट करा के देखोगे तो ये और ये सेम है, बस वेलोसिटी की डायरेक्शन में चेंज आता हुआ आपको दिखेगा। ये डायग्राम बुक में बना होता है तो बच्चा कंफ्यूज रहता है, लेकिन इसी से ही ये डायग्राम निकल के आया है। अगर आप लेथ से समझोगे तो प्रैक्टिकली आप लोगों को ये चीज समझ में आ रही होगी, आई थिंक। ठीक है, चलिए, तो ये बातें सारी आप लोगों ने यहाँ पे देखी। अब यहाँ पे हम लोग अगर एंगल की बात करें तो एंगल आप लोग सारी चीजें जानते ही हो कि एंगल आपका यहाँ पे किस तरीके से होते हैं। आप लोगों को एक बात बता दूं, मशीनिंग में जो मेरा मटेरियल रिमूव होता है वो होता है ड्यू टू सीयरिंग। ठीक है, ड्यू टू सीयरिंग और यील्डिंग। ठीक है, यील्ड पॉइंट पे सीयरिंग होती है, उसकी वजह से मेरा मटेरियल यहाँ पे रिमूव आउट होता है। जब आप लोगों को एक बात पता चल गई कि सीयरिंग से मटेरियल रिमूव हो रहा है, तो एक जो प्लेन जहां पे मटेरियल रिमूव हुआ है उस जगह पे एक सीयर प्लेन बनाएगा। तो ये प्लेन आप लोगों का क्या बोला जाएगा? यहाँ पे ये प्लेन बोला जाएगा आप लोगों का सीयर प्लेन। ये प्लेन बोला जाएगा आप लोगों का सीयर प्लेन। ठीक है, अब देखिए ये सीयर प्लेन हो गया। अब यहाँ देखिए आप लोगों को कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। एक है यहाँ पे आप लोगों का रेक एंगल। ठीक है, क्या है आप लोगों का? रेक एंगल। एंगल आप लोग जानते हो प्यारे बच्चों क्या होता है आप लोगों का? बेसिकली अगर हम बात करें तो एंगल होता है आप लोगों का दो सरफेस के बीच का इंक्लिनेशन। ठीक है, या दो लाइन के बीच का इंक्लिनेशन, या फिर दो प्लेन के बीच का इंक्लिनेशन। एंगल तो आप बचपन से पढ़ते चले आ रहे हो। अब यहाँ पे जैसे कि एक वर्ड लिख रहा है रेक एंगल। जब रेक एंगल वर्ड यहाँ पे लिख रहा है तो ये रेक एंगल वर्ड आप लोगों को यहाँ पे क्या कह रहा है? रेक एंगल वर्ड आप लोगों से यहाँ पे कह रहा है कि एक तो सरफेस रेक सरफेस, और एक कोई दूसरी सरफेस है जिसके साथ में ये एंगल बना रहा है। ये दोस्तों एक इमेजिनरी सरफेस है यहाँ पे, ये जो आपको दिख रही है। ये प्रैक्टिकली आप लोगों को फिजिबली नहीं दिखेगी कटिंग करते टाइम, फिर कहोगे कि सर ने तो ऐसे ही लिख दिया था क्या? ये लिखा नहीं था, ये अभी आपको बता के चल रहा हूँ। ये इमेजिनरी प्लेन है एक, जिससे कि हम लोग कंसीडर करके चलते हैं कि ये मशीनिंग सरफेस के परपेंडिकुलर है।
ठीक है, और ये आप लोगों के टूल के एंगेजमेंट की मीन पोजीशन से निकलता है। अब यहां देखिए, ये जो एंगल यहां पे बनेगा ये बोला जाएगा रेक एंगल अल्फा। क्या बोला जाएगा? रेक एंगल अल्फा। तो रेक एंगल आप लोगों का क्या होता है? रेक प्लस एंगल। अब दो सरफेस के बीच का इंक्लिनेशन है, एक तो रेक सरफेस के बीच का होगा क्योंकि रेक वर्ड आ रहा है, और दूसरा ये प्लेन हो गया। तो डेफिनेशन रटनी पड़ी क्या यहां पे? तो यही बात मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि प्रोडक्शन रटने का सब्जेक्ट नहीं है। किसने कह दिया आपसे कि ये रटने का है? तो ये रटने का सब्जेक्ट नहीं है, ये समझने का सब्जेक्ट है। चीजों को समझिए और कॉन्सेप्ट बिल्ड करिए। नहीं समझ में आएगा तो दोबारा पढ़ा दूंगा आपको मैं, टेंशन नहीं लेने का बिल्कुल भी। बस एक बार कमेंट करके बता दीजिएगा। समझ रहे हो? हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन किया जाएगा आपकी का। बशर्ते बस यही है कि मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोग शेयर करते रहिएगा इसको। ठीक है, चलिए। इट इज द इंक्लिनेशन, it is the inclination between rake surface and a plane perpendicular to the machining surface। एक और डेफिनेशन इसकी बन जाएगी क्या? देखो वो भी नहीं रटनी पड़ेगी। इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन रेक सरफेस एंड अ प्लेन पैरेलल टू द बेस ऑफ द टूल। ठीक है, या बेस प्लेन ऑफ द टूल। इस तरीके से आप लोग यहाँ पे एक डेफिनेशन को और कंप्लीट कर सकते थे। तो ये बातें आप लोगों को आई थिंक अच्छे से समझ में आ रही होंगी, और आप लोग समझ भी पा रहे होंगे मेरी बातों को कि मैं किस तरीके से आप लोगों को चीजों को समझाना चाह रहा हूं यहाँ पे। ठीक है, चलिए। तो ये बहुत अच्छी बात है अगर आप लोगों ने चीज़ों को समझा हो यहाँ पे। अब देखिए, वही सारी चीज़ें यहाँ पे हैं। रैक एंगल को हमने अल्फा माना है तो हम अल्फा लेंगे, और क्लियरेंस एंगल को हम लोगों ने गामा माना है तो गामा लेंगे। ये कटिंग वेलोसिटी है। यहाँ पे ये आप लोगों का एक शियर प्लेन है, यहाँ पे शियर एंगल फाई की बात होगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों ने देखा क्लियरेंस एंगल आप लोगों का क्या होगा। देखिए, यहाँ पे कोई डेफिनेशन आपको रटनी नहीं पड़ेगी। अब देखिए, यहाँ पे आपका ये मशीनिंग सरफेस है और ये आप लोगों का फ्लैंक सरफेस है। तो आप लोग यहाँ पे क्या बोलोगे? इट इज द, ठीक है, क्या बोलोगे? इट इज द एंगल बिटवीन, यानी कि यहाँ पे जो गामा क्लियरेंस एंगल है इन दोनों के बीच में, वो क्या बोला जाएगा? इट इज द एंगल बिटवीन, या इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन फ्लैंक सरफेस एंड मशीनिंग सरफेस। फ्लैंक सरफेस और मशीनिंग सरफेस के बीच में जो इंक्लिनेशन है, जो झुकाव है, वो आप लोगों का क्या बोला जाएगा? वो आप लोगों का बोला जाएगा क्लियरेंस एंगल। ये आप लोग बात ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग कैसे लिख सकते हो क्लियरेंस एंगल का डेफिनेशन? क्योंकि देखो यहाँ पे ये आप लोगों का जो टूल है, ये उसका क्या बना हुआ है? ये उस टूल का यहाँ पे है फ्लैंक सरफेस। ठीक है, फ्लैंक सरफेस। ये वही डायग्राम है जो मैं आपको वहां पे दिखा रहा था। ठीक है, अब देखिए, ये क्लियरेंस एंगल जो है यहाँ पे, ठीक है, ये क्या है? इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन फ्लैंक सरफेस एंड मशीनिंग सरफेस। ठीक है, इट इज द इंक्लिनेशन बिटवीन फ्लैंक सरफेस एंड मशीनिंग सरफेस। फ्लैंक सरफेस और मशीनिंग सरफेस के बीच का जो इंक्लिनेशन है, वो आप लोगों का क्लियरेंस एंगल बोला जाएगा। ठीक है, क्या बोला जाएगा? वो क्लियरेंस एंगल बोला जाएगा। शियर एंगल आपका क्या हो जाएगा? इट इज द एंगल बिटवीन शियर प्लेन एंड अ प्लेन विच इज पासिंग थ्रू द मशीनिंग सरफेस। मशीनिंग सरफेस से एक जो प्लेन मशीनिंग सरफेस के अलोंग जो प्लेन पास हो रहा है, उसके बीच में और शियर प्लेन के बीच में जो एंगल बनेगा वो शियर एंगल है। दूसरी लैंग्वेज में इसको कैसे बोल सकते हैं? इट इज द, देखो प्लेन की अगर बात करें तो बहुत से लोग समझ जाते हैं कि यहाँ पे भी हो सकता है ना, इधर की साइड से नहीं। हमेशा शियरिंग प्लेन उधर कंसीडर किया जाएगा जहां पे अनकट आपका मटेरियल है। ठीक है,
जहां पे आपका शियर प्लेन आगे प्रोसीड करे उस जगह पे, ठीक है। तो दूसरी भाषा में कैसे बोला जाता है इसकी डेफिनेशन को, इट इज द एंगल बिटवीन शियर प्लेन एंड it is the angle between shear plane and the cutting velocity vector which is passing through the machining surface। यानी कि ये आप लोगों का shear plane और एक जो cutting velocity vector जो मशीनिंग सरफेस के अलोंग आपका पास कर रहा है, उन दोनों के बीच का एंगल होता है, ठीक है, shear एंगल। अब देखिए यहां पे आप लोगों का ये क्या कह रहा है, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल। सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की कैरेक्टरिस्टिक की यहाँ पे हम लोग बात जो कर रहे थे उसमें इसकी डेफिनेशन ही है एंगल्स की, और कुछ नहीं है। तो जो आप पढ़ चुके हो, क्या होता है रेक एंगल, इट इज द एंगल बिटवीन रेक सरफेस एंड अ प्लेन विच इज परपेंडिकुलर टू द मशीनिंग सरफेस और पैरेलल टू द बेस ऑफ टूल। शियर एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन शियर प्लेन एंड द डायरेक्शन ऑफ द कटिंग वेलोसिटी वेक्टर, ठीक है। शियर प्लेन क्या होता है आपको पता चल गया। क्लियरेंस एंगल क्या होता है, इट इज द एंगल बिटवीन फ्लैंक सरफेस एंड मशीनिंग सरफेस, जो कि आप समझ चुके हो पीछे। लिप एंगल और आप लोगों का होता है, ठीक है। जैसे कि टूल का आप लोगों ने एक साइड व्यू देखा था, ये था आपका साइड व्यू, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों का ये थीटा जो है ये लिप एंगल होता है। ये आप लोगों की रैक सरफेस थी टूल की, जो कि पिछले वाले डायग्राम में मैंने आप लोगों को बताया भी था, साइड व्यू जब बनता है। और ये आप लोगों का एंड फ्लैंक है यहाँ पे, तो हम तो अभी फ्लैंक सरफेस ही बोलेंगे ओनली, ठीक है। तो ये फ्लैंक सरफेस हुआ आपका। तो ये आप लोगों का सिंपल सी बात है, ये किस किस के बीच में एंगल बन रहा है, इट इज द एंगल बिटवीन रैक सरफेस एंड फ्लैंक सरफेस। फ्लैंक सरफेस और रैक सरफेस के बीच में जो एंगल बनता है वो आप लोगों का बोला जाता है लिप एंगल, ठीक है। इसको इंक्लूडेड एंगल भी बोलते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंक्लूडेड एंगल। तो ये सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पे समझ में आ गई होंगी, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप लोगों ने अच्छे से समझी और मैक्सिमम से मैक्सिमम इसे शेयर करिए। फिर मिलते हैं कल के एक लेक्चर में। चलिए आज के लिए इतना ही, थैंक यू क्लास।